हेलो एवरीवन, आज हम एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सीजन की शुरुआत होती है रियल लाइफ में, जहां हम आरिश को देखते हैं जो अपने कंप्यूटर पे गेम खेल रहा होता है। ये गेम शूटिंग से रिलेटेड होता है और आरिश को आज इंटरव्यू देने जाना होता है, लेकिन वो अपना वक्त गेम को देता है। अब हम देखते हैं गेम वर्ल्ड को, जहाँ हकीकत में अभी आरिश है और वहाँ वास्तविकता में गोलियां चल रही हैं और वो गोलियां लोगों को मार रही हैं और यहाँ आरिस अपनी जान बचाकर भाग रहा है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले सीजन 1 को थोड़ा याद कर लेते हैं। असल में आरिस और उसके दो फ्रेंड्स अपनी लाइफ को मस्ती फुल जीने वाले बॉयज होते हैं। एक दिन वो अचानक से पूरी दुनिया में खुद को अकेला पाते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो एक गेम वर्ल्ड में आ गए हैं और ये गेम कोई मामूली गेम नहीं होते हैं। अगर आप यहाँ पे हारे तो आप अपनी जिंदगी से भी हार जाएंगे। मतलब गेम आपका सच में जान भी ले सकता है। तो आपको जीना है तो जीतना होगा। इसी चक्कर में आरिस और उसके दोस्तों ने ना जाने कितने गेम खेल लिए और यही मुलाकात होती है आरिस की ओसागी से। अब आरिस अपने दोस्तों के साथ नहीं होता है, लेकिन वो कुछ नए लोगों के साथ होता है और उसे पता चलता है एक जगह का जिसको कहते हैं बीच, जहाँ ये सारे के सारे लोग होते हैं और इन्हें लगता है कि ये गेम से बच जाएंगे और यहाँ करते हैं ये एंजॉय। ये सोचते हैं कि ये बिल्कुल सेफ है, लेकिन गेम तो यहीं शुरू हो जाता है। गेम का टास्क होता है मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करना और इसी चक्कर में सब जने एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन फाइनली पजल को सॉल्व कर लिया जाता है और गेम को फिनिश कर ही रहे होते हैं, लेकिन एक जने की गलती की वजह से पूरा गेम पलट जाता है। अब यहाँ सब जने अपनी जान बचा के भाग रहे होते हैं और बहुत सारे जने इस चक्कर में मारे भी जाते हैं और कुछ ही जने इस बीच बच पाते हैं। अब यहाँ सब जने अपने घर जाना चाहते हैं। आरिस और उसके दोस्त अपने सवालों को जानने के लिए एक जगह पहुंचते हैं और यहाँ ये मिलते हैं मरीना से और इन्हें लगता है कि ये गेम मास्टर है। लेकिन मरीना इनके गेम से काफी खुश हो जाती है और वो कहती है कि तुम्हारे गेम को देखकर मैं और गेम खेलना चाहती हूँ। और यहाँ से उन्हें पता चलता है कि गेम तो अभी बाकी है। अब बात करते हैं सीजन 2 मतलब प्रेजेंट स्टोरी की, जहाँ नेक्स्ट चीज स्टार्ट हो रही है और चारों जने सुनसान सड़क पे खड़े हैं। आरिस, ओसागी, खुइना और चीशिया, ये लोग गेम स्टार्ट होने का इंतजार कर रहे हैं। तभी ओसागी को कुछ सुनाई देता है। हाँ, आती है बहुत सारी कार्स और वो कार्स होती है बीच के लोगों की। मतलब बीच के लोग यहाँ आ जाते हैं। आरिस की टीम और बीच के लोग एक दूसरे को दिखते हैं। तभी आरिस पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, और तभी लोग बताते हैं कि हमें यहाँ पे कार्ड्स दिखे और गेम का अगला पड़ाव शुरू होने वाला है। आरिस बोलता है, लेकिन अभी तक ये बोल ही रहा होता है कि उससे पहले ही गन शॉट चलता है और उसके सामने लोग मारे जाने लगते हैं। सब जने हैरान हो जाते हैं कि अचानक से अब ये क्या हो रहा है। तभी चीशिया समझ जाता है कि ये तो कोई एंटी टैंक राइफल है। इसके बाद सब जने अपनी जान बचा के भाग रहे होते हैं और वहीं ये चारों भी अपनी जान बचा रहे होते हैं। कोई ना पूछती है, क्या गेम स्टार्ट हो गया? इन्होंने रूल्स क्यों नहीं बताए हैं? आरिस बोलता है, लगता है इसमें कोई रूल्स नहीं है। चीशिया बताता है कि ये राइफल कम से कम 1 किलोमीटर दूर से ही निशाना लगा रही है। खुइना बोलती है, मुझे नहीं पता था कि इतने सारे लोग जिंदा है। इसके बाद इनको मौका मिलता है और ये लोग जैसे तैसे बचकर निकलने की कोशिश करते हैं। इसी बीच में आरिस इन सब से दूर हो जाता है। अब यहाँ आरिस अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है और तभी उसको ओसागी मिल जाती है। अब वो दोनों साथ में भागते हैं। सब जने अपनी जान बचाकर बस भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उस राइफल से कोई बच नहीं पा रहा होता है। आरिस भाग रहा होता है कि तभी वो अपने दोस्त को देखता है जिसको गोली लग गई है, लेकिन गोलियां चलने के कारण आरिस उसके पास नहीं जा पाता। और तभी आरिस देख पाता है चीशिया और खुइना को, वो भी छुपे हुए होते हैं। और फिर सबको दिखता है हुकुम का इक्का। के बाद में चीशिया खुइना को बॉम्ब जैसा दिखने वाला कैन देता है और कहता है कि वक्त आने पर काम आएगा। आरिस और ओसागी भी वहां से निकलने वाले होते हैं कि तभी आरिस को दिखता है कि उसका दोस्त अभी भी जिंदा है और वो अपने दोस्त की मदद करने के लिए वहां जाता है। और तभी वो देखते हैं पीछे वहां होता है एक आदमी और जिसके हाथ में होती है राइफल। और इसके बाद में आरिस कहता है, क्या ये है हुकुम का बादशाह? आरुष अपने दोस्त को वहां से बचाने ही वाला होता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका दोस्त तो अब है ही नहीं। वहीं इसके बाद में हुकुम का बादशाह अभी तक लोगों को मारने में लग रखा होता है और यहीं पर ये चारों फंस जाते हैं। इन्हें लगता है कि अब ये निकल नहीं पाएंगे और तभी बजती है एक कार का हॉर्न। ये कार और कोई नहीं, आना और ताता चला रहे होते हैं। असल में ये लोग भी इन्हें बीच पर मिले होते हैं। तो ये राइफल से बचते हुए जैसे तैसे कार में बैठते हैं, लेकिन चीशिया उनके साथ नहीं जा पाता है। अब ये कार के जरिए आगे बढ़ रहे होते हैं और फाइनली उस हुकुम के बादशाह से इनका पीछा छूट जाता है। ये समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आखिर क्या गेम स्टार्ट हो गया है। सागी कहती है कि शायद हमें उस हथियार वाले आदमी को मारना है। तभी खुइना कहती है, लेकिन कितने जनों को मारना है? आरिस कहता है, मुझे लगता है सिर्फ एक ही है वो।
हुकुम का बादशाह बिल्कुल अकेला है और वही सबसे ताकतवर है। तभी आना कहती है कि हमें आते हुए ऊपर सूट्स दिखे थे, इसका मतलब पूरे शहर को ही गेम का एरिया बना दिया है। आरिश को मारिया की बात याद आती है, हम सब साथ में खेलेंगे। आरिश बोलता है अगर ये सच में हुकुम का बादशाह है तो इसका मतलब हर सूट का अपना एक गेम मास्टर होगा, और अगर हमने सबको हरा दिया तो ये पड़ाव पार हो जाएगा। और इसके बाद सब जने कहते हैं कि क्या हम सब जने घर जा पाएंगे। आरिश बोलता है ये तो पता नहीं, लेकिन जिंदा रहने का यही एक रास्ता है। अब हम इनकी कार के पीछे एक और कार को देखते हैं जिसको लोग चला रहे होते हैं, और वो ये सोचकर चला रहे होते हैं कि इनके जरिए शायद हम सही दिशा में चले जाएं। लेकिन वहां पर पहुंचता है हुकुम का बादशाह और उनकी कार में एक एक बंदे को उड़ा देता है, और इसके बाद वो कार को खुद चलाकर सामने वाली कार मतलब कि आरिश की कार को फॉलो करता है, क्योंकि हुकुम के बादशाह को किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना है। आना बोलती है अगर हमें सारे कार्ड्स मिल भी गए तो क्या गारंटी है कि हम घर वापस जा पाएंगे। तभी आरिश बोलता है मुझे ये सब कुछ रूल की तरह लगता है, क्योंकि 40 कार्ड हासिल करने के बाद ही ये अगला पड़ाव आया है। हम अचानक से हमारी दुनिया से यहाँ पर आ गए और हम वीजा पे हैं। हमें गेम जीतने पर जितने का गेम होता है उतने ही दिन हमारे वीजा में ऐड हो जाते हैं, और अगर हमारा वीजा एक्सपायर हुआ तो हम लेजर लाइट के जरिए मारे जा सकते हैं। जैसा कि टोपी वाले ने कहा था, अगर सारे कार्ड हासिल कर लिए तो हम घर जा सकते हैं। तभी इनके कार के बराबर में दूसरी कार आ जाती है और इनको लगता है कि वो कार बीच के लोगों की है, और उसमें से हुकुम का बादशाह अपनी राइफल चलाता है और ये सब नीचे झुक जाते हैं। बाद में ताता बहुत ही स्पीड से गाड़ी चलाता है, लेकिन हुकुम का बादशाह उनके जस्ट पीछे ही होता है और वो अपनी गोलियों की बरसात उन पे कर रहा होता है। ताता बहुत मुश्किल से ही गाड़ी को हैंडल कर पा रहा होता है, इसलिए आना ड्राइविंग सीट पे आती है और उसके बाद में वो बहुत ही कमाल की गाड़ी चलाती है, बहुत ही गजब का टर्न लेती है जिसे हुकुम का बादशाह पीछे छूट जाता है, लेकिन वो उनके पीछे वापस आ जाता है। इसके बाद दोनों ही गाड़ियां एक ही स्पीड में चल रही होती है और हुकुम का बादशाह सामने आने वाले लोगों को भी नहीं धार रहा होता है। इसके बाद आना की गाड़ी का एक्सीडेंट किसी दूसरी गाड़ी से हो जाता है और हुकुम के बादशाह का एक्सीडेंट भी किसी दूसरी गाड़ी से हो जाता है। कार से आरिश और बाकी सब जने बाहर निकलते हैं, लेकिन हुकुम का बादशाह अभी भी गोलियां चला रहा होता है, इसलिए सब जने अपनी जान बचा के वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन कोई भी हुकुम के बादशाह की गोली से ज्यादा बच नहीं पा रहा होता है। और इसी भाग दौड़ में आना भी अपनी टीम से दूर हो जाती है और फिर सब जने एक जगह पहुंचते हैं। उन्हें ये जगह सेफ लग रही होती है, इसीलिए वो फैसला करते हैं कि वो रात यहीं बिताएंगे। आरिश और उसागी खाना लेने जाते हैं, वहीं ताता और कोइना कार लेने जाते हैं। वहीं ताता और कोइना बातें कर रहे होते हैं कि वो रियल वर्ल्ड में कितने कर्ज में थे, लेकिन वो फिर भी उस दुनिया में वापस जाना चाहते हैं। दूसरी तरफ आरिश और उसागी खाना ले रहे होते हैं। तभी आरिश को खाना लेते हुए वो दिन याद आते हैं जब वो अपने जीवन को कितने आनंद में अपने दोस्तों के साथ बिता रहा होता है। इसके बाद हम उसागी और आरिश के कुछ क्यूट मोमेंट देखते हैं, जहां आरिश के मुंह से बातों ही बातों में निकल जाता है, उसागी तुम कितनी क्यूट हो। आरिश बोलता है कि हमें सच में अपनी दुनिया में वापस जाना होगा। तभी हम उसागी के चेहरे पर मायूसी देखते हैं। उसागी के फादर माउंटेन क्लाइंबर थे और वो अपने फादर से काफी क्लोज में थी, लेकिन एक दिन जब उसके फादर क्लाइंबिंग करने गए तो वो कभी वापस नहीं आए और उसके बाद से उसागी उनसे मिल नहीं पाई और अब वो इस दुनिया में भी नहीं है। उसागी आरिश से पूछती है क्या तुम्हारी पिछली जिंदगी अच्छी थी। यहाँ उसागी बताती है कि उसके फादर पर पूरी दुनिया ने काफी इल्जाम लगाए, जिस वजह से वो पहाड़ों पर चले गए। इस जीवन में आने के बाद मुझे पता चला कि शायद डैड हमेशा से ही किसी और दुनिया में रहना चाहते थे और वो कैसा महसूस करते थे। उसागी बोल देती है कि अब मैं उस दुनिया में वापस नहीं जाना चाहती हूँ। इसके बाद आरिश उसागी को गले लगाता है और बोलता है मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें कैसा लग रहा है, मैं तुम्हें बचाऊंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मेरे साथ अपनी उस दुनिया में चलोगी ना। लेकिन उसागी साफ मना कर देती है। इसके बाद जब वो वापस आ रहे होते हैं तो ताता और कोइना उन्हें पिक कर लेते हैं। अगली सुबह होती है। आरिश पूरी जगह को देख रहा होता है, वो ये पता कर रहा होता है कि सूट्स कहाँ कहाँ तक फैले हुए हैं। आरिश बोलता है कि हुकुम का बादशाह हमारे करीब आ रहा है और इस वक्त ये पूरा शहर गेम मरीना की तरह है और अगर हमें इससे बचना है तो हमें कोई दूसरा गेम ज्वाइन करना होगा, क्योंकि अगर मैं गेम मास्टर की तरह सोचूं तो वो एक दूसरे के गेम में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। आरिश बोलता है क्योंकि मुझे सवालों के जवाब जानने हैं कि आखिर ये कौन सी दुनिया है और हमसे ये गेम्स क्यों खिलाए जा रहे हैं और इसमें लोगों को क्यों मारा जा रहा है। इसके बाद सब जने सबसे दूर वाली जगह को चुनते हैं और उसका नाम होता है चिड़ी का बादशाह। आरिश बोलता है वैसे भी चिड़ी का बादशाह वाला गेम
टीम में खेला जाता है, जिससे हमारे जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ये सब जने वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ जाके इनको पता चलता है कि टीम में 4 नहीं 5 जने होने चाहिए, लेकिन सामने बैंड ओनली 4 ही होते हैं। तभी पीछे से एंट्री होती है 5वें मेंबर की, और ये और कोई नहीं निरागी होता है, जिसकी वजह से बीच में ना जाने कितने लोग मारे गए थे। लेकिन निरागी ने वो बैंड पहले ही पहन लिया होता है और अब वो खुलने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए ना चाहते हुए भी सबको निरागी को टीम का हिस्सा बनाना पड़ता है। एंट्रीज पूरी हो चुकी है, इसलिए अब वो अंदर जा पाते हैं। उनका रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में आसपास काफी शांति होती है। इसके बाद एंट्री होती है चिड़ी के बादशाह की टीम की, जिसके 4 मेंबर सामने आते हैं, और फिर एंट्री होती है चिड़ी की बादशाह क्यूमा की, जिसने कपड़े तो बिल्कुल भी नहीं पहने हैं, जिसे देखकर सब 1 मिनट के लिए शॉक हो जाते हैं। क्यूमा अपने टीम मेंबर से सबको मिलाता है। यहाँ सबकी बोलती बंद होती है। क्यूमा समझ जाता है कि सब जने क्यों चुप है। फिर क्यूमा अपने दिल के राज खोलते हुए बोलता है कि हमें हमेशा वैसा ही रहना चाहिए जैसा भगवान ने हमें भेजा है। उसकी ऐसी बातें सुनकर निरागी तो उसे पागल ही घोषित कर देता है। आरुष बोलता है ये सब छोड़ो, ये बताओ कि आखिर तुम लोग हो कौन। और तब चिड़ी का बादशाह बोलता है हम इस देश के सिटीजन हैं। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सब जने जानते होते हैं कि वो अपने अपने वीजा पे है, लेकिन वो ये नहीं जानते होते हैं कि इस वर्ल्ड के सिटीजन्स भी हैं।